Who all are there in class? किसका बर्थडे है? सानिया का। It is Sania's birthday. Good afternoon. Good afternoon. Whose birthday is today? Sania. Okay. Happy birthday, Sania. शाम को पार्टी कहाँ है? कहाँ आना है शाम को पार्टी के लिए? शाम को पार्टी के लिए कहाँ आना है? ठीक है, शाम को पहुंच रहा हूं मैं। शाम को पहुंचता हूं तुम्हारे घर, ठीक है? ओके। टुडे वी शैल स्टार्ट चैप्टर 9 ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का चैप्टर 9। हाँ, आ रहा हूँ शाम को। एड्रेस अभी फोन करके ले लूंगा। संजना सानिया का नंबर है मेरे पास ग्रुप में। नाउ चैप्टर 9, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट। तो नेशनलिज्म मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुई, क्या क्या उसके रीजंस थे, ये सारी चीजें हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। अब तक हमने इसमें पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से टेरिटरीज को कॉन्कर किया, किस तरीके से नए लॉज बनाए, किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया, और 1857 में जो मंगल पांडे, झांसी की रानी, इनका जो रिवॉल्ट हुआ वो किस तरीके से हुआ, इन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इसमें देखेंगे नेशनलिज्म मूवमेंट्स किस तरीके से स्टार्ट हुई। द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, किस तरीके से नेशनलिज्म स्टार्ट हुई। The above mentioned developments led the people to ask a crucial question: what is this country of India and for whom is it meant? The answer that gradually emerged was: India was the people of India. All the people, irrespective of class, color, caste, creed, language, or gender, and the country, its resource and system were meant for all of them. With this answer came the awareness that British were exercising control over the resources of India and the lives of its people. And until this control was ended, India could not be for Indians. तो कॉलोनाइजेशन रूल में बड़ा है तो क्या हुआ, करना तो है ही, आज नहीं तो कल तो करना ही है, करना तो है ही। कॉलोनाइजेशन पीरियड में सबसे बड़ा जो लोगों को लग रहा था कि ये जो कंट्री है, ये जो देश है इंडिया, वो हमारा होकर भी हमारा नहीं है, क्योंकि हर चीज पे ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया था। लॉज, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ ब्रिटिश अपने तरीके से तय कर रहे थे, अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे। तो इस तरीके से जो है सभी चीजें जो है वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चल रही थी। अब ये बहुत जरूरी हो गया था कि इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे अलग रीजन्स हैं, रिलीजियंस के लोग हैं, उनमें वो अपनी आइडेंटिटी को, एक इंडियन होने की आइडेंटिटी को वो खो चुके थे। और उनको लग रहा था कि जब तक ये ब्रिटिशर्स देश में रहेंगे तब तक ये देश हमारा होकर भी हमारा नहीं है। This consciousness began to be clearly stated by the political associations formed after 1850, especially those that came into being in the 1870s and 1880s. Most these were led by English educated professionals such as lawyers. The more important ones from the Pune Sarvajanik Sabha, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha,
the Bombay Presidency Association, and of course the Indian National Congress. Note the name Purna Sarvajanik Sabha. The literal meanings of Sarvajanik is of for the all people. Though many of these associations functioned in specific parts of the country, their goals were stated as the goals of all the people of India. Not those of any one region, community or class. They worked with the idea that the people should be sovereign, a modern consciousness and a key feature of nationalism. In other words, they believed that Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. अब जो है इंडियंस लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए अब लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एसोसिएशंस फॉर्म कर रहे थे जिसमें लोगों को एकत्रित किया जा रहा था ताकि इस कॉलोनाइजेशन रूल, इस ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के खिलाफ लड़ा जा सके। इन सब में जो कॉमन बात थी कि इंडियन लोग अब एकजुट हो, जब इंडियन लोग एकजुट होकर इस ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन रूल से लड़ेंगे तभी जाके वो अपनी स्वतंत्रता, अपनी आइडेंटिटी को वापस पा पाएंगे। सब जब एकत्रित होंगे, सारे कंट्रीज के लोग जब एक साथ होंगे तभी जाके उनमें स्ट्रेंथ आएगी। यूनिटी में हम जानते हैं यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है बहुत, तो जब लोग यूनाइटेड होंगे तो उनकी स्ट्रेंथ ग्रो होगी, तभी जाके वो इस कॉलोनाइजेशन, इस गवर्नमेंट, इस रूल के खिलाफ लड़ पाएंगे। The dissatisfaction with the British rule intensified in the 1870s and 1880s. The Arms Act was passed in 1878, disallowing Indians from possessing arms. In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in effort to silence those who are critical of the government. The act allowed the government to confiscate the assets of newspapers, including their printing presses in the newspapers, published anything that was found objectionable. In 1883, there was a furor over the attempt by the government to introduce the Libbard Bill. The bill provided for the trial of British or European persons by Indians and sought equality British and Indian judges in the country. But when white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were enraged. The event highlights the racial attitudes of the British in India. अब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को रोकने के लिए, इन एसोसिएशंस, इन गैदरिंग्स को रोकने के लिए इन्होंने कई स्टेप्स लिए। क्या स्टेप्स लिए? इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, आर्म्स एक्ट लगाए 1878 में, जिसमें इंडियंस जो है वो किसी तरीके का हथियार, छुरी, तलवार, कोई भी हथियार घर में नहीं रख सकते। तो इस तरीके से जो आर्म्स एक्ट लगाया उसमें वेपन्स को बैन कर दिया कि इंडियंस किसी तरीके के वेपन्स नहीं रख सकते। दूसरी चीजें जो थी वो थी कि इसी साल में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत उन्होंने क्या किया कि प्रेस की आजादी छीन ली, यानी कोई भी प्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकती थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी प्रेस कुछ लिख नहीं सकती थी। दूसरा इशू जो था वो ये था कि एक मजिस्ट्रेट को बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखरेख करने के लिए अपॉइंट किया गया था। अगर कोई प्रेस ये पाया जाता है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ किसी तरीके का एंटी सोशल या एंटी गवर्नमेंट मैसेज छाप रहा है तो उस प्रेस को सीज कर दिया जाता। न केवल उस प्रेस को सीज कर दिया जाता बल्कि उन लोगों के ऊपर में, प्रेस के ऊपर में स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाते थे। तो इस तरीके से जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला मामला शुरू हुआ। The need for all India organization of educated Indians have been felt since 1880, but the Libbard Bill controversy depends this desire. The Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. अब जो इंडियंस लोग थे
इंडियंस लोगों को एक लीडरशिप डेवलप करने की। ये लीडरशिप अब वो कैसे डेवलप करते हैं कि जो हमारे इंडिया के पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास थे उनको ज्वाइन करना था, उनको एकत्रित करना था, ताकि ये लोग जो है मिलकर एक लीडरशिप डेवलप करें। इसी मोटिव से 1885 में करीबन 72 डेलीगेट्स की मीटिंग हुई, जिसमें हमारे देश के पढ़े लिखे लीडर्स जैसे दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S. Subramaniam Iyer, among others, was largely from Bombay and Calcutta. इनका एसोसिएशन बना। नारोजी और बिजनेसमैन और पब्लिसिस्ट जो थे वो लंदन में थे एंड फॉर ए टाइम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट भी थे। Gideon the young nationalist, a retired British official, A.O. Hume was played a part in bringing Indians from the various regions together. इस काम में जो है एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम A.O. ह्यूम था, उन्होंने इन सभी लीडर्स को एक जगह एकत्रित किया और इसके बाद जो है जो कांग्रेस पार्टी थी, एसोसिएशन थी, उसका फॉर्मेशन हुआ। अब है A nation in the making. It has been often said that the Congress in the first 20 years was moderate in its objectives and methods. During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. It wanted the legislative councils to be made more representative, given more power, and introduce provinces when not existed. डार्क आ रहा है क्या? अब क्लियर आ रहा है? अब थोड़ा सा क्लियर हुआ? वो क्या है, थोड़ा सा बाहर मौसम भी थोड़ा वैसे ही हो रहा है, थोड़ा क्लाइमेटिक इफेक्ट भी है, इस वजह से भी हो रहा है थोड़ा सा क्लाइमेट भी आज वैसे ही हो रहा है। ओके, तो जैसे ही इस कांग्रेस पार्टी की फॉर्मेशन हुई, ये लोग गवर्नमेंट से जो है रेगुलर जो है डिमांड्स कर रहे थे, इंडियंस को ज्यादा राइट्स देने के लिए, इंडियन पार्टिसिपेशन का ज्यादा डिमांड्स कर रहे थे। तो इस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस में रिलैक्सेशन मांग रहे थे। इस तरीके से जो है ये पार्टी फ्रेम होने के बाद में ये जो थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, ऑफिशियल्स के साथ में नेगोशिएट करने लग गई अपने राइट्स को लेकर, रूल्स रेगुलेशंस में रिलैक्सेशंस को लेकर। तो ऐसे कई सारी चीजों की डिमांड्स जो थी वो ये पार्टी करने लग गई। The demand for Indianization of the administration was part of a movement against racism. Since most important jobs at the time were monopolized by white officials, and the British generally assumed that Indians could not be given positions of responsibility. अब उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी और अलग डिफरेंट तरीके की पॉलिसी बनी हुई थी कि अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियंस को जॉब्स तो दिया जाता था, लेकिन जो हाई पोस्ट होते थे, बड़े बड़े जो पोस्ट होते थे, हाई ऑफिशियल्स पोस्ट जो थे, वो इंडियंस को नहीं दिया जाता था।
तो इस तरीके से जो है ये लोग एक तरीके से जो है भेदभाव करते थे कि ब्रिटिश के अंडर में जितनी अच्छी जॉब्स होते थे या हाई पोस्ट जॉब होते थे वो इंडियंस क्वालिफाइड होने के बावजूद भी ऐसे जॉब्स जो है वो इंडियंस को नहीं दिया जाता था। Indians could not be given positions of responsibility since British officers were sending a major part of their large salaries home. इस तरीके से जो मोटी रकम थी या सैलरी थी वो सारी चीजें जो थी वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को दी जाती थी। Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. Other demands included the separation of the judiciary from the executive, the repeal of Arms Act and the freedom of speech and expression. इन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फ्रेम किया था उसमें कई तरीके के जो है बैन लगा दिए थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है कि आज हम हर इंडियंस को बोलने की आज़ादी है। मीडिया जो आज किसी पे भी क्वेश्चंस कर सकती है। देयर इज टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। आज गवर्नमेंट को हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज हम देखते हैं जैसे बड़े से बड़े मिनिस्टर्स को क्वेश्चन किया जाता है, इवन कमेंट किया जाता है, इवन प्राइम मिनिस्टर्स तक के कार्टून बनाए जाते हैं। लेकिन पहले जो थी इस तरीके की जो है फ्रीडम्स नहीं हुआ करती थी। आज देखते हो ना वो एक आज तक में आता है सो सॉरी, जिसमें बड़े बड़े मिनिस्टर्स के कार्टून बनाकर एक कॉमिकल वे में, कॉमेडी वे में जो है अलग अलग सिचुएशंस को जो है हाईलाइट की जाती है। देखा होगा तुमने, और भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स में आते हैं। तो क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसलिए हमारे देश में हर किसी को बोलने की, हर किसी को अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करने की जो है यहाँ पर फ्रीडम है। लेकिन पहले जो था ऐसा नहीं था। The early Congress also raised a number of economic issues. It declared British rule led to poverty and famines. तो ब्रिटिश रूल में हमने देखा था पहले भी और इस चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश रूल में जो थे इंडियंस जो थे वो दिन ब दिन गरीब से गरीब होते चले गए और इंडिया भी जो है खुद भी एक पूर कंट्री बनती हुई चली गई। The early Congress also raised a number of economic, declared that British rule had led to poverty and famines. Increase in land revenue had impoverished peasants and zamindars, and exports of grains to Europe had created food shortage. यहाँ तक कि ब्रिटिश रूल के अंडर में हमारे देश का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था अच्छे होने के बावजूद भी हमारे देश में भुखमरी की स्थिति हो गई। यहाँ के सारे फूड ग्रेन्स को इंग्लैंड एक्सपोर्ट कर दिया जाता था ब्रिटिशर्स लोगों के लिए, और भारत में खुद यहाँ के जो किसान मेहनत करते, खेती करते, उनको खुद को खाने की कमी हो रही थी। The Congress demanded reduction of revenue, cut in military expenditure and more funds for irrigation. तो ये जो कांग्रेस पार्टी थी ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए जो है रेगुलर डिमांड्स कर रही थी। It passed many resolutions on salt tax, treatment of Indian laborers abroad and sufferings of forest dwellers. तो इस तरीके से जो इंडियन लेबर्स, इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स पे रेस्ट्रिक्शंस, जंगलों में जाने पे रेस्ट्रिक्शंस, वेज रेस्ट्रिक्शंस, हायर पोस्ट ना दी जाने की रेस्ट्रिक्शंस, ये जो सारी चीजें थी इनको लेकर ये लोग फाइट कर रहे थे। All this shows that despite being a body of educated elite, the Congress did not talk on behalf of professional groups, zamindars और industrialists. तो इसमें एक अच्छी बात हमको देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी में जो लीडर्स थे वो बड़े बड़े लोग थे, पढ़े लिखे एडुकेटेड इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, लेकिन उनकी जितनी भी डिमांड्स थी वो कॉमन लोगों के लिए थी, वो फार्मर्स के लिए थी, वो गरीब लोगों के लिए थी, वो प्रिविलेज सेक्शंस के लिए लोगों के लिए थी। यहाँ पर इनका जो कोई भी डिमांड जो था वो लैंडलॉर्ड्स या इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए नहीं था। The moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule. They published newspapers, wrote articles and showed how British rule was leading to the common economic ruin of the country.
They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts of the country to mobilize public opinion. They felt that British had respect for the ideals of freedom and justice, so they would accept the just demands of Indians. What was necessary, therefore, was to express these demands and make the government aware of feelings of Indians. तो इस तरीके से जो थी ये लीडर्स जो थे ये देश के हर एक रीजन में हर एक कोने में जा रहे थे, लोगों से मिलना, उनसे राय मशवरा करना, उनके क्या डिमांड्स है जानना, उनसे प्रतिक्रिया लेना, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन चीज को देश में एक एक कोने में जाकर देखते थे और लोगों को क्या चाहिए, लोगों की क्या डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को लेकर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डिमांड करना, नेगोशिएट करना, इस तरीके के का सारे वर्क वो कर रहे थे। अब आते हैं इश्यू फ्रीडम इज आवर बर्थराइट। By the 1890s, many Indians began to raise questions about the political style of Congress. In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. अब इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में अलग अलग रीजन्स के लीडर्स, उनको थॉट्स, उनकी सोच, उनके काम करने का तरीका को लेकर थोड़ा सा असमंजस क्रिएट हो रहा था। इन बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में लीडर्स बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रैडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड. They criticized the moderates for their politics of prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work. They argued that people must rely on their strength and not on the good intentions of the government. उनकी ये सोच थी कि इस ब्रिटिश गवर्नमेंट से भीख मांगने से कोई या उनको समझाने का कोई मतलब नहीं है। हमको हमारी ताकत पर विश्वास होना चाहिए, हमको हमारी यूनिटी पे विश्वास होना चाहिए, हमको हमारी स्ट्रेंथ पे विश्वास होना चाहिए। तो इस तरीके के जो है इश्यूज अलग अलग लीडर्स के अलग अलग थॉट्स और व्यूज थे। तुम्हारे स्कूल शॉर्टली शायद खुलने वाली है। फर्स्ट फेज में 10-12 क्लास स्टार्ट होगी। मोस्ट प्रोबेबली अगले शायद महीने में तुम्हारी भी क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी। स्कूल्स जो है वो शॉर्टली स्टार्ट होने वाली है। कल अखबार में भी आया था, हम स्कूल्स शायद दिसंबर से तुमको स्कूल आना पड़ेगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अगले महीने 10th और 12th वाले आएंगे और हाँ नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में 8 और 9 क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटर है। हाँ 6, 7, 8 दिसंबर के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, जो बच जाएगा वो क्लास में करोगे और फिर रिवीजन स्टार्ट किया जाएगा। वैसे तो लगभग अगर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी इंग्लिश में हमने एसएसटी में तो करीब 70-80% कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस थोड़े दिन में सिलेबस भी आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़े से कम कराए हैं। कुछ चैप्टर्स तो शायद मुश्किल से एक चैप्टर्स कम किए होंगे, कुछ टॉपिक्स को कम कर दिए गए। हाँ नहीं 45% इतना सिलेबस नहीं कटेगा क्योंकि उसमें विंटर वेकेशन और समर वेकेशन को इंक्लूड कर दिया गया है। अब क्या है, स्कूल खुलने के बाद वेकेशंस कुछ नहीं होगी। हाँ थोड़ा बहुत कम तो होना चाहिए, करेगी वो बोर्ड डिसाइड करेगी। 10th का सिलेबस तो आ चुका है, 12th का शॉर्टली 8 का भी सिलेबस आ ही जाएगा। शॉर्टली 8 का सिलेबस भी आ जाएगा। चलो कोई नहीं, पढ़ना तो है ही हमको कुल मिलाकर। थोड़ा सा ये टॉपिक को कर देते हैं। पेज नंबर 12 का फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट।
चैप्टर तो बड़ा है ही, कोई बात नहीं। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट का मतलब होता है स्वतंत्रता या आजादी जो है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी ये एक ऐसा राइट्स है जो जन्म से हर एक व्यक्ति को मिलता है और मिलना चाहिए। By 1890s, many Indians began to raise questions about the political style of Congress. In Bengal March, ये तो हो चुका है। In 1905, Viceroy Curzon partitioned Bengal. बंगाल एक बहुत बड़ी स्टेट थी। आजादी की लड़ाई देखा जाए तो सबसे उग्र रूप में बंगाल से ही शुरू हुई थी। क्रांतिकारी मूवमेंट जो सबसे ज्यादा हुए थे वो बंगाल से ही शुरू हुए थे। हाँ, बोर्ड एग्जाम स्कूल में ही होगा, बोर्ड एग्जाम सेंटर्स में ही होंगे। बोर्ड एग्जाम जो है वो ऑनलाइन वगैरह का कुछ नहीं है, ऑनलाइन और कुछ ही दिन का है। बोर्ड एग्जाम्स वगैरह जो होंगे वो तुम्हारे सेंटर से ही होंगे। अभी तक नया सिलेबस तो तुम्हारा आया नहीं है, देखो अभी क्या कम किए नहीं किए, अभी कुछ श्योरिटी नहीं है उस चीज का। अब देखो अब क्या होता है, वैक्सीनेशन वगैरह तो आए नहीं। जी और नेट के एग्जाम हुए थे अभी, हाँ हुए थे ना। सेंटर्स में ही हुए थे वो, ऑफलाइन ही हुए थे, ऑनलाइन तो नहीं हुआ था। हाँ फिजिकली हुए थे, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो ऑफलाइन ही हुआ था, फिजिकली हुआ था। सेंटर्स में जाके ही कैंडिडेट्स को एग्जाम्स देने पड़े थे। तो अब तुमको भी सेंटर्स में जाके एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और अभी जितने पार्ट्स हो चुके हैं वो स्कूल खुलने के बाद में फिर तुम्हारा रिवीजन स्टेट मई या जून में होंगे एग्जाम। लेट होगा, मई जून में होगा तुम्हारे एग्जाम्स, लेट होंगे, मई जून में होंगे एग्जाम्स, थोड़ा सा डिलेड होगा, मई जून में होंगे। मार्च का आ गया क्या? मेरे को आइडिया नहीं है इसका, मार्च में आइडिया नहीं है, अभी मेरे को कंफर्म पता नहीं है। चलो कोई इश्यू नहीं, बिल्कुल क्लास में मास्क लगाकर आना पड़ेगा, सैनिटाइजर लेके आना पड़ेगा। तो पूरा पॉलिथीन पहन के आ जाना। ओके चलो कोई नहीं, दैट्स इट। ये थोड़ा सा कर लेते हैं पैराग्राफ। इन 1905 वाइसरी कर्जन पार्टीशन बंगाल। तो 90, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट था, सबसे उग्र रूप में जो क्रांतिकारी मूवमेंट्स हुए थे वो बंगाल से शुरू हुए थे। तो 1905 में वाइसरी कर्जन जो है इन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया। उस समय बंगाल जो था वो ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रोविंस हुआ करता था। उसमें इस पार्ट में बिहार भी थे, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा भी था, इस तरीके से काफी सारा पार्ट्स जो था वह बंगाल रीजन में था।
The British argued for dividing Bengal for the reasons of administrative convenience. तो इसीलिए इन्होंने बंगाल को तोड़ा ताकि इजीली इस पे कंट्रोल किया जा सके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से इसको तोड़ा. But what did administrative convenience, what convenience did it represent? Clearly it was closely tied to the interest of British official and businessmen. Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने अपने प्रॉफिट से किया कि नॉन बंगालीज को अलग रीजन्स में कर दिया जाए बोल के. इन्होंने क्या किया, जो ईस्ट पार्ट था वो आसाम के साथ अटैच कर दिया और बिहार और बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा रीजन्स था इसको अलग किया. And perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians, split the Bengali people. ये जो बंगाली लोगों की पावर या बंगाली लीडर्स की जो पावर ग्रो कर रहा था, इस पावर को तोड़ने का उन्होंने उपाय निकाला. फूट डालो और राज करो का नीति था उनका, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. उस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जो बंगाल लीडर्स ग्रो कर रहे थे या जो बंगाली रिवोल्यूशनरीज ग्रो कर रहे थे, उनको तोड़ने के लिए जो है ये फंडा उन्होंने निकाला. तो इस तरीके से जो है उन्होंने जो इनका जो मेन मोटिव था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसको इम्प्लीमेंट किया और इस तरीके से बंगाल को स्प्लिट किया. सो आज 28 है ना. व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 28/10. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, फिर कल मिलेंगे इंग्लिश क्लास में ब्रेक के बाद. ओके, बाय.